गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। कल की क्लास में हम लोगों ने हेट्रोजीनियस रिएक्शन कर ली थी, है ना। तो हमारे तीनों केसेस कंप्लीट हो गए। पहला होमोजीनियस रिएक्शन इन गैसियस फेज, सेकेंड वन वाज होमोजीनियस रिएक्शन इन लिक्विड फेज, थर्ड वन वाज हेट्रोजीनियस रिएक्शन। अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो कल मैंने आपसे बोला ही था कि इन तीनों में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है कौन सी, हेट्रोजीनियस। और अब उसके अलावा जो होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट उनमें हमेशा वो जेई वाला ज़्यादातर कॉन्सेप्ट यूज कराएगा, किसका, आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, है ना। तो इसमें पहले तो लिख लेना, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। आप इसे अल्फा से डिनोट करते हो, है ना। एंड डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ वन मोल डिसोसिएटेड मतलब वन में से कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसका जो फॉर्मूला होता है अल्फा का, दैट इज नंबर ऑफ, है ना, ये ऑलरेडी आ चुका है एक दो बार पहले भी शायद हमारा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये इसका आपका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब चूंकि सिंस वी आर डीलिंग विथ केमिकल इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड फॉर विच टाइप ऑफ रिएक्शंस, रिवर्सिबल। एंड रिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, नेवर गोज फॉर कंप्लीशन। इनमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड और इनिशियल मोल्स बराबर हो सकते हैं? नहीं। अगर आपने रिएक्टेंट के इनिशियली 5 मोल लिए हैं तो जो मोल उसके डिसोसिएट होंगे वो हमेशा 5 से कम होंगे, भले 4.99 हो जाए, बट दैट विल नॉट बी इक्वल टू 5। ठीक है, तो अगर वो 4.99 हो जा रहा है, मतलब क्या हो गया कि अल्फा की वैल्यू 1 से हमेशा छोटी होगी। वैसे भी हमने फ्रैक्शन बोला है, जैसे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 1 से हमेशा छोटा। तो इसकी भी डेफिनेशन में हमने क्या वर्ड यूज करा है, फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल डिसोसिएटेड। मतलब अल्फा की जो न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें वो हमेशा 0 से 1 के बीच में। इक्वलिटी कहीं नहीं आएगी, है ना। क्यों नहीं आएगी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, है ना, और अल्फा इक्वल टू 1। अगर अल्फा 0 हो गया, अल्फा 0 कैसे हो सकता है, जब आपका मोल्स डिसोसिएट बिल्कुल भी ना हो। तो अल्फा इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, रिएक्शन इज नॉट स्टार्टेड। सही है ना। अगर रिएक्टेंट कुछ भी नहीं टूटा है तभी अल्फा 0 होगा, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। और अल्फा इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो ये दोनों ही सिचुएशन हमारे लिए सही नहीं है। दैट्स वाई अल्फा हमेशा किस किस के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में, ठीक है ना। अब कभी कभी वो टर्म आपका परसेंट डिसोसिएशन यूज कर देता है, ठीक है ना। तो इससे भी कंफ्यूज मत होना। जो भी अल्फा की न्यूमेरिकल वैल्यू है बस उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि अल्फा की वैल्यू 1/2 है, फ्रैक्शन में तो 1 से छोटी होगी, तो 1 बाय समथिंग आएगा ही आएगा। तो 1/2 का मतलब परसेंट डिसोसिएशन में कितना बोलोगे, 50%। और अगर उल्टा हो कि मैं बोलूं कि 60% डिसोसिएशन हो रहा है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.6,
तब आप 100 से क्या कर दोगे उसको डिवाइड, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसका यूज कैसे होगा सवालों में, जो काम हमने अभी तक करा है बस उसे अल्फा के टर्म्स में करना है। तो पहले एक चीज आप मेरी देखिए, फिर मैं आपको सीधे दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। 2HI गैस आपका डिसोसिएट हो रहा है किसमें, H2 गैस प्लस I2 गैस, ठीक है। हमने इसका रिवर्स करा था, रिवर्स कौन सी रिएक्शन करी थी हमने, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI। उसको अगर केमिकली प्रोनाउंस करना हो तो कैसे प्रोनाउंस करूंगा, H2 गैस इज कंबाइनिंग विथ I2 गैस एंड प्रोड्यूसिंग HI, सही है। मतलब H2 और I2 कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन का मतलब एसोसिएशन हो गया। राइट नाउ वी आर टॉकिंग फॉर डिसोसिएशन। तो अब आप इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे, HI इज डिसोसिएटिंग इनटू H2 एंड I2, डिसोसिएटिंग वर्ड आ ही रहा है, दिख गया आपको। तो दैट्स व्हाई हमने रिएक्शन को क्या कर दिया, उल्टा। अब अभी तक आपने क्या काम करा था, इनिशियली हमने कितने मोल लिए इसके, A 0 0, है ना। ये माइनस माइनस नहीं है, बाद में कई लोग इसको माइनस बोलते हैं, ये 0 से मेरा प्यार है कि मैं ऐसे लिखता हूँ उसको। सेकेंड स्टेप क्या लिखी थी हमने, x, ये तो कर चुके हैं। चूंकि ये डेल्टा NG 0 टाइप की रिएक्शन है, इसलिए KC KP दोनों बराबर होंगे, और क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन हमारा, x इंटू एक्स अपॉन, ये काम आप कर चुके हो। बट अब बस फर्क ये है कि अब यही काम वापस करना है, बट नाउ इन टर्म्स ऑफ किसके, अल्फा, बस दैट इज द ओनली चेंज। तो उसमें भी कुछ नहीं करना है, पहली स्टेप तो सेम ही रहेगी, है ना। अब ये हमने अभी तक किसके टर्म्स में करा था, मोल्स के टर्म में। नाउ वी वांट टू डू दिस प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ किसके, अल्फा। तो बस एक लाइन आपको चेंज करनी है, वो ये कि शुरुआत में तो अभी भी A 0 0 ही रहेगा। अब जो सेकंड स्टेप थी, आपने A-2x लिखा था, उसको आप अल्फा के टर्म्स में बदल दो इस फॉर्मूले से। अल्फा का क्या फॉर्मूला है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। इस इक्वेशन से आपने कितने मोल माने हैं जो डिसोसिएट हो गए, 2x। तो 2x कहाँ आएगा, ऊपर, अपॉन नीचे क्या, इनिशियल मोल्स, कितने हैं इनिशियल मोल, A, बस दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो यहाँ से 2x आप देख लो किसके टर्म्स में आ गया, अल्फा के टर्म्स में, और 2x किसके बराबर हो गया, A अल्फा। आ रही मेरी बात समझ में, दैट इज द ओनली वन चेंज। बाकी जो हमने करा है सब वही का वही होगा। तो अगर मैं 2x की जगह क्या उठा के रख दूं, A अल्फा, तो सेकंड स्टेप क्या होगी मेरी, A माइनस A अल्फा, ये A अल्फा बाय 2, है ना, क्योंकि ये x है, और वो भी A अल्फा बाय 2। और अब मैं यहां से अगर KC KP लिखूं इसका, तो क्या हो जाएगा मेरा, A अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या, A माइनस A अल्फा का होल स्क्वायर। इसमें भी आप देख लो A स्क्वायर क्या हो गया आपका, कैंसिल, तो क्या बचा, अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, है ना। क्या दिख रहा है आपको, केवल आपको किसकी जरूरत है, अल्फा की। तो अगर मैं आपको बोल दूंगा हूं कि इफ HI इज डिसोसिएटिंग 50% देन कैलकुलेट इट्स KP, तो आप इमीडिएटली निकाल सकते हो। HI इज डिसोसिएटिंग 50% मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी दे दी मैंने आपको, 1/2, बस 1/2 पुट कर देगी, आ गया KC। तो प्रॉब्लम क्या हो गई पहले से और सिंपल हो गई। तो दैट्स वाई जेई वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन हेट्रोजीनियस पर पूछता है, और होमोजीनियस पर अगर पूछेगा तो उसमें हमेशा किसका कॉन्सेप्ट लगाएगा, अल्फा का, और उसमें नई चीज कुछ नहीं है। सेकंड स्टेप में बस जो आप अभी तक x के टर्म में लिख रहे थे, इस फॉर्मूले से मैं पहले x को किसके टर्म में बदलूंगा, अल्फा, अपने आप एक्सप्रेशन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले नोट डाउन करो, तो 2-3 और प्रैक्टिस के लिए करें हम। ठीक है, जैसे PCl5 गैस टूट रहा है आपका PCl3 गैस प्लस
Cl2 गैस, है ना। अब इस रिएक्शन को भी आप केमिकली कैसे प्रोनाउंस करोगे? PCl5 इज डिसोसिएटिंग इनटू PCl3 एंड Cl2। क्यों टूट रहा है? केमिकल बॉन्डिंग से मुझे कारण भी पता है, मैंने बताया भी था पहले आपको कि PCl5 का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3d2 और sp3d, है ना, sp3d2 बोल दिया बाय मिस्टेक। तो sp3d और sp3d की ज्योमेट्री क्या होती है? TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें कितने तरह के बॉन्ड्स हैं? 2। जो प्लेन में है वो इक्वेटोरियल और जो परपेंडिकुलर है वो एक्सियल, और एक्सियल बॉन्ड्स आर वीकर एंड लॉन्गर, बताया था। तो ये वीक है। अगर आपने हल्का सा भी गर्म करा PCl5 को तो ये बॉन्ड हमेशा क्या हो जाएगा? आपका ब्रेक हो जाएगा। तो PCl3 अलग हो गया और क्या अलग हो गया? Cl2। तो हमें लॉजिक भी पता होना चाहिए क्यों हो रहा है, ठीक है ना। अब केमिकल इक्विलिब्रियम से जाए तो हमने अभी तक इसके लिए क्या काम करा? A 0 0। सेकेंड स्टेप क्या लिखोगे आप? A माइनस x और x, ठीक है ना। शुरुआत में तो A मोल थे, आप कितने मोल हैं? आपका A प्लस x। तो ये काम हमने कल की क्लास में ही करा था अगर आपको याद हो तो। बट अब मैं चाहता हूँ कि इसको किसके टर्म्स में करना? अल्फा। तो वापस पहले मैं क्या करूँ? x को किसके टर्म में निकालूं? अल्फा। तो कैसे निकालोगे? अल्फा का क्या फॉर्मूला है आपका? मोल्स डिसोसिएटेड। जो कितने माने हैं आपने यहाँ पर? जो चीज आप माइनस कर रहे हो वो हमेशा क्या होगी? आपकी मोल्स डिसोसिएटेड। तो ऊपर क्या आ गया? x, नीचे इनिशियल मोल्स कितने? A। तो अगर आप यहां से देखोगे तो x किसके बराबर हो गया मेरा? A अल्फा। अरे मेरी बात समझ में? तो अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पर, अब A माइनस A अल्फा और A अल्फा, क्लियर। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आप देखोगे तो A प्लस A अल्फा। इसके टर्म्स में भी आपको वही जवाब मिलेगा कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? पहले से बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका केसी निकालने जाऊं तो केसी क्या होगा हमारा? A अल्फा इंटू A अल्फा अपॉन A इंटू 1 माइनस अल्फा और इंटू वॉल्यूम क्या आएगा आपका? नीचे, ठीक है। और KP निकालोगे तो A अल्फा इंटू A अल्फा अपॉन A इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब अगर B नीचे आया है तो P कहाँ आएगा? ऊपर, और साथ में टोटल मोल्स। तो A कॉमन ले लूंगा तो A क्या हो चुका है? देखो आपका कैंसर, ठीक है। तो जब भी अल्फा की प्रॉब्लम आएगी उसका एडवांटेज ही ये है, खूब सिंपल एक्सप्रेशन बन जाते हैं। देखो अब क्या एक्सप्रेशन बना आपका? अल्फा इंटू अल्फा मतलब अल्फा स्क्वायर P, और नीचे क्या बचा? 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा मतलब 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अरे मेरी बात समझ में? इसी वजह से बोला जाता है कि जब भी अल्फा की प्रॉब्लम हो तो हमेशा किससे डील करो? KP से। क्यों? क्योंकि KP में A वाली टर्म हमेशा कैंसिल होगी, ठीक है ना। अब 2-3 मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो KP में हमेशा अल्फा की टर्म्स कैंसिल होने वाली है। अब इसमें भी आप देख सकते हो कि प्रीवियस वाले में केवल मुझे किसकी जरूरत थी? अल्फा। अब मुझे केवल 2 डाटा, अल्फा और किसकी जरूरत है? P। इनिशियल मोल्स मुझे कितने भी दे दे वो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इमीडिएटली अपना KP क्या कर सकता हूँ? निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो अब आपको मैं 2-3 प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। एक निकालो N2O4, केवल KP निकालना अब आपको, ठीक है ना। KC मत निकालना, केवल KP। गिव्स 2NO2 गैस। एक मान लो अमोनिया का निकाल लो, 2NH3 गैस गिव्स N2 गैस प्लस 3H2 गैस। एक निकाल लो, मान लो 2SO3 गैस गिव्स 2SO2 गैस प्लस O2 गैस। तो इन 3 का प्रैक्टिस के लिए आप अपना KP निकालिए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा हमारा? A0 ना। आप अगर देखते आ रहे हो 2 प्रॉब्लम में और आपने भी कर ली होंगी अटेम्प्ट, तो सेकंड स्टेप हमेशा ही A माइनस A अल्फा ही रहेगी, कोई भी केस हो। स्टाइचियोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है, चाहे कोफिशिएंट 2 हो चाहे कोफिशिएंट 1 हो। इस कोफिशिएंट का जो यूज आएगा वो इस तरफ आएगा। अरे मेरी बात समझो, है ना। क्या यूज आया कि देखिए यहाँ पर ये जो 2 था ये नीचे डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है, और इसका कोफिशिएंट कितना था? 1। वो ऊपर क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई।
बाकी 1 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप अब x वाला टर्म भूलना ही चाहते हो पूरी तरह से, तो और शॉर्टकट बता रहा हूँ कि सेकेंड स्टेप रिएक्टेंट साइड में हमेशा ही क्या रहेगी, a माइनस ए अल्फा, और प्रोडक्ट साइड में इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2a अल्फा अपॉन इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 से डिवाइड करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ना। पहले आप आगे की भी सेकंड स्टेप देख लो, a 0 0 a माइनस ए अल्फा। रिएक्टेंट साइड में तो कोई चेंज है नहीं, प्रोडक्ट साइड चेंज होगा और उसका भी रूल बता दिया। इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो a अल्फा, इसका कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3a अल्फा, और बाद में इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो इसके कोफिशिएंट का यूज ये होगा। यही आ रहा है आपका भी, है ना। इसमें भी आप देखो a 0 0 a माइनस ए अल्फा, इधर 2 था तो पहले 2a अल्फा, इधर 1 था तो a अल्फा, और अब 2 से क्या कर दो डिवाइड। तो आप देख सकते हो कि उसी फॉर्मेट में हो गया जैसे हमने x के लिए करा था। अब यहाँ पर हमेशा a माइनस क्या होगा a अल्फा, प्रोडक्ट साइड में भी a अल्फा ही रहेगा, बस जिसका निकालना है उसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड होगा और रिएक्टेंट का कोफिशिएंट से डिवाइड। तो आप चाहो तो x वाली टर्म बार बार जो कर रहे थे वो भी हटा के अब आपके लिए खूब सिंपल हो गया। टोटल मोल्स कितने हो गए इसके, a प्लस ए अल्फा, और मैंने निकालने के लिए भी क्या कौन सा एक्सप्रेशन दिया आपको kp, तो अगर आप kp निकालोगे तो ना डायरेक्ट लिख दो हम, तो मैं 4 अल्फा स्क्वायर p अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, सारा सभी का ये ना, 2 लाइनों में एक्सप्रेशन हमारा डिराइव हो गया। फिर से आप देख लो a कैंसिल हो गया। अगर आप kc का एक्सप्रेशन लिखते तो a कैंसिल नहीं होता, इस वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में एडवाइजेबल होता है कि हमेशा kp से डील करो। इसमें अगर अब आप लिखोगे kp का एक्सप्रेशन अपना, तो क्या हो जाएगा आपका, है ना, अल्फा बाय 2 इंटू 3 अल्फा बाय 2 का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल क्यूब इंटू पी स्क्वायर ऊपर और नीचे 1 प्लस, है ना, 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। सही है ना। और लास्ट वाले के लिए अगर मैं बात करूंगा kp की, तो इट विल बी अल्फा का स्क्वायर इंटू अल्फा बाय 2 नीचे 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू पी ऊपर और नीचे 1 प्लस अल्फा बाय 2। ठीक है, तो इस तरह से kp के एक्सप्रेशन काफ़ी आसान हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो आप चाहो, है ना, तो इनको बॉक्स में बंद करके लिख भी लेना कि ये 3 रिएक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ होंगी अल्फा के टर्म्स में ना। एक आपकी 2HI गिव्स H2 प्लस I2, और वो देना चाहे ना तो इसी को 2AB गिव्स A2 प्लस B2 अननोन के टर्म्स में भी दे सकता है। और इसका kp का एक्सप्रेशन आप याद रख लो, अब तो 3 एक्सप्रेशन ही बोल रहा हूँ मैं ताकि आपका काम आसानी होगा। 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। सेकेंड जो यूज होगा सबसे ज़्यादा वो है PCl5 टूट रहा है PCl3 प्लस Cl2। अब इसे चाहे तो वो A टूट रहा है किसमें, B प्लस C, या AB टूट रहा है किसमें, A प्लस B, कुछ भी। हमें तो बस इतना ध्यान रखना है कि 1:1:1 का रेशो। तो हमेशा एक्सप्रेशन क्या रहेगा उसका, सामने जो आपके सामने लिखा पड़ा है, दैट इज अल्फा स्क्वायर बी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा N2O4 गिव्स 2NO2, दैट मीन किस रेशो में है, 1:2। तो अब आपका काम है ध्यान रखना, निकालने में भी हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट अगर आप इन तीनों को याद रख लेते हो कि 2:1:1 का रेशो, एक अगला 1:1:1 का रेशो, और लास्ट वाला 1:2। रिएक्शन कोई भी हो, अब जैसे N2O4 गिव्स 2NO2, इसको मैं चाहूँ तो 2A गिव्स 2B, ठीक है ना, इस तरह से भी लिख सकता हूँ, उससे भी कोई लेना देना नहीं। तो आप A गिव्स 2B भी लिख सकते हो इसे, क्योंकि ये 3 सबसे ज़्यादा जेई में पूछे गए इस तरह की रिएक्शन के ऊपर kp। तो इनका सीधा सीधा फॉर्मूला 4 अल्फा स्क्वायर p अपॉन क्या, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से आप एक्सप्रेशन तो इजीली डिराइव कर सकते हो। अब क्वेश्चन किस तरह से होंगे,
जैसे पहला क्वेश्चन लिखे हम लोग ऑफ N2O4 पहला सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा है आपको, इफ 50% ऑफ N2O4 इज डिसोसिएटेड, if 50% of N2O4 is dissociated at 2 atm pressure, if 50% of N2O4 is dissociated at 2 atm pressure, then calculate Kp for ये रिएक्शन दे रहा है आपको N2O4 गैस 2NO2। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है जेई मेंस टाइप का क्वेश्चन, तो 50% ऑफ N2O4 इज डिसोसिएटेड, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 50/100 मतलब 1/2, पहली प्रॉब्लम में बता ही रहा हूँ। और P कितना दे दिया 2, ठीक है ना। तो अगर मुझे इन तीनों के एक्सप्रेशन याद है, इस पे डायरेक्ट रिएक्शन दे रहा है तो खूब बढ़िया बात है, तो आपको वो भी काम बच गया। केवल इस अल्फा और पी की वैल्यू को क्या करना है, उस एक्सप्रेशन में पुट करना है। मतलब आपके लिए Kp किसके बराबर हो गया 4 × 1/2 का होल स्क्वायर इंटू P जो 2 है अपॉन 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। ये 4 और ये 4 तो क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल, तो बचा क्या मेरे पास, है ना 8/3। 1 मिनट भी नहीं लगा और मेरा क्वेश्चन क्या हो गया आसानी से सॉल्व। ठीक, तो इस वजह से इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हो इफ़ यू रिमेंबर द एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन नहीं याद है तो उसको डिराइव करने में भी आपको 1 मिनट ही लगेगा। बट मैं एडवाइस दूंगा कि याद रखो 3 केसेस को, क्योंकि जेई में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी के ऊपर आई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जैसे एक और दे रहा हूँ, 1 मिनट में तो क्वेश्चन 1 मिनट चिल्ला छुट। एक और क्वेश्चन था बढ़िया, जैसे कहाँ गया, IIT बॉम्बे बोल रहा है ना 1 मिनट। वो नोट करना ही नहीं था, वो खुद करने थे एक्सप्रेशन डिराइव। अब तुम तब बैठे हुए थे, मुझे दिख नहीं रहा था क्या, एक्सप्रेशन डिराइव करने को बोले हैं, बैठने का तो ना बोला था मैंने तुम्हें। आप कर लो नोट बेटा, धन्यवाद। हाँ, जैसे अब एक और शीट का ही क्वेश्चन है आपका, इफ Kp1 एंड Kp2 फॉर द रिएक्शंस, इफ Kp1 एंड Kp2 फॉर द रिएक्शंस, पहली रिएक्शन दी है आपको x gives 2y एंड z gives P + Q। आपको लैंग्वेज में लिखना है कि इफ Kp1 एंड Kp2 फॉर द रिएक्शन दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली। अब आप देख सकते हो x gives 2y, मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई 1:2, वही केस हो गया, ये जेई का क्वेश्चन। तो वो ऐसे ही देता है z gives P + Q 1:1:1 वाला, बस बदल दिया। तो अगर मुझे 3 पॉइंट याद है तो मेरा काम आसान हो जाएगा। रेस्पेक्टिवली आर इन द रेशियो ऑफ 1:9, रेस्पेक्टिवली आर इन द रेशियो ऑफ 1:9, ठीक है। एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन and degree of dissociation of x and z are equal, degree of dissociation of x and z are equal, then calculate ratio of total pressure at equilibrium, then calculate ratio of total pressure at equilibrium।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 79 एक्सरसाइज 2 का है, पेज 28 पर। तो दिस इज क्वेश्चन ऑफ शीट, क्योंकि ये खूब बड़ी शीट है आपकी। कुछ क्वेश्चन हम क्लास में देख लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको लिए क्या करना है मुझे, इसका उसने KP1 बोला है और इसका क्या बोला है, KP2। क्लियर। अब अगर मुझे ये 1:2 का रेशो है और मुझे एक्सप्रेशन याद है, नहीं याद है तो आपको डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है ना। और याद है तो सीधे मैं लिख सकता हूँ कि फर्स्ट वाले का क्या होगा, 4α² P1, क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन है तो P1 लो, 1 - α², है ना। सेकेंड का 1:1 है तो α² P2 अपॉन 1 - α², है ना। अल्फा इसलिए लिया है क्योंकि उसने खुद ही बोल दिया दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल है, अदरवाइज में α1 और क्या लेता, α2। तो अब देख लीजिए आप, 1 मिनट से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है। अगर आप दोनों को डिवाइड करते हो तो KP1 अपॉन KP2, अल्फा तो सेम था, कैंसिल हो गया, क्या बचा 4P1 अपॉन P2, है ना। P1/P2 का रेशो पूछा था और KP1/KP2 का रेशो गिवन है 1/9। तो यहाँ से मेरे लिए P1 अपॉन P2 का रेशो कितना हो गया, हाँ, ये JEE मेंस का क्वेश्चन था आपका, है ना। भले एक्सरसाइज 2 में गिवन है, तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा आपसे, अमोनिया डिसोसिएट्स इनटू ammonia dissociates into N2 and H2 such that degree of dissociation alpha is डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना ब्रैकेट में दिया है, अल्फा इज वेरी लेस देन 1, इज वेरी लेस देन 1 एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर इज P0, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन दी है। आगे बोल रहा है इफ KP for 2NH3 gives N2 plus 3H2 is 27 into 10 की पावर -4 P0 square। If KP for 2NH3 gives N2 plus 3H2 is 27 into 10 की पावर -8 है, सॉरी -4 लिख दिया, -8 P0 square, then calculate value of alpha, then calculate value of alpha। क्वेश्चन 48 है, पेज नंबर 25 का आपका शीट का ही क्वेश्चन है ना। तो अब आप इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करोगे।
सबसे पहला काम तो क्या होगा आपका, इसका केपी निकालना किसके टर्म्स में, अल्फा, है ना। बट राइट नाउ इसलिए मैंने हटाया नहीं था क्योंकि मुझे पता था मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ अमोनिया वाला। तो अभी मेरे सामने लिखा पड़ा है, क्या मैं डायरेक्ट यूज कर दूं इसे, है ना। तो मैं इसे डायरेक्ट यूज करूंगा कि केपी कितना हो गया मेरा, और आपको डिराइव करना भी पड़ा तो आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा ना, इसलिए मैंने इन्हें याद रखने का नहीं बोला, ये ज़रूरत नहीं है, कभी कभार यूज़ होंगे, ज़्यादा 99% केसेस में वो यूज़ होंगे। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ऊपर क्या हो जाएगा मेरा 27 अल्फ़ा की पावर कितना 4, सही है। नीचे क्या हो जाएगा हमारा अपॉन 16 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू उसने P बोला है तो अब उसको, मतलब हमने P लिया था, उसने कितना बोला है P0 इंटू 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। ये तो एक्सप्रेशन हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, 27 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू P0 स्क्वायर, ठीक है। तो अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा की। तो आप क्वेश्चन देख लो, ऐसे ही देगा यही वाला कि कैलकुलेशन नो। अब ये सब एडवांस लायक क्वेश्चन है। ये तो आपका कैंसिल हो गया, P0 स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। अब अल्फा में किस तरह की इक्वेशन बनी है, इक्वेशन तो अभी काफ़ी टिपिकल बनेगी क्योंकि नीचे 1 माइनस अल्फा की पावर कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर उसका स्क्वायर, सही है। ये 1 माइनस अल्फा है, ये 1 प्लस अल्फा है, तो इन दोनों को लिखूंगा तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 4 नहीं आएगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर होगा। सर तो अल्फा की पावर 4 नहीं आएगी बेटा, गणित तो तुमको मेरे से ज़्यादा आनी चाहिए। 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा, ये क्या होगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब इसको मैंने 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर कर दिया, 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर कर दिया, तो 4 कैसे हो गया, ये 1 माइनस अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर होगा। इतनी गणित तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये तो काफ़ी टिपिकल काम हो जाएगा, बट अभी हम एक जानकारी भूल रहे हैं, उसने एक जानकारी और दी है, क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी लेस देन 1। अगर मैथमेटिक्स में ये चीज़ आपको बोलता है कि x इज वेरी लेस देन 1, इसका मीनिंग क्या है कि 1 माइनस अल्फा को भी मैं कितना ले सकता हूँ, 1 वेरी लेस देन, उसने बोला ही इसलिए स्पेसिफिकली, है ना। ये जेई में आ चुका है क्वेश्चन अलग तरह का, ये नहीं है जेई का, वो भी करवा रहा हूँ। और अगर आप 1 माइनस अल्फा को 1 ले सकते हो तो आप 1 प्लस अल्फा को भी 1 ले सकते हो, क्योंकि उसने बोल दिया है कि अल्फा इज वेरी लेस देन 1, खुद ही उसने जानकारी दी है। तो इसलिए अब हमें कोई नीचे वाली चीज़ों से कोई लेना देना है ही नहीं, इसको भी 1 रखो, इसको भी 1 रखो, तो अल्टीमेटली क्या बचा केवल आपके पास, अल्फा की पावर 4/16 इक्वल टू 10 की पावर कितना -8। देख लो, तो ये टफ क्वेश्चन है, इजी नहीं है, बट हमने इतना सिंप्लीफाइड कर दिया है। जिनको समझ में आ रहा हो, जिनको नहीं समझ में आ रहा हो, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उनके लिए काफ़ी सिंप्लीफाइड वर्जन है। बस ये हो गया, तो अल्फा कितना हो गया 16 मतलब 2 की पावर 4, ठीक है, और 10 की पावर -8 का 4th रूट 10 की पावर -2, तो हमारे लिए अल्फा सीधे कितनी वैल्यू हो गई 0.02, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से इजी बन गया। एग्जाम में आएगा तो हमें एक्सप्रेशन जरूर डिराइव करना पड़ेगा। अभी मेरे सामने लिखा पड़ा था, तो अल्फा इज वेरी लेस देन 1 कभी भी आ जाता है, भले वेरी ना भी दे, लेस देन 1 भी दे, तो उसका मतलब भी है कि आप 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस 2 अल्फा हो भले, या 1 प्लस अल्फा बाय 2 हो, इस तरह की सब वैल्यूज को कितना लोगे 1 लोगे। अब मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, जेई 94 का था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तब सब्जेक्टिव हुआ करता था। है ना, तो 5 नंबर का क्वेश्चन था। पहले मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ AB2 degree of dissociation of AB2 for the reaction, रिएक्शन दी थी 2AB2 gas gives
2AB gas plus B2 gas. Degree of dissociation of AB2 gas for the reaction 2AB2 gas gives 2AB gas plus B2 gas is X, which is small, is X which is small compared to unity, which is small compared to unity, है ना, जो है ना 1 से गया आपका वापस छोटा है, तो इसने इस तरह से दे दिया। तो उसने आपसे क्वेश्चन बोला था कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर x, derive an expression for x in terms of, derive an expression for x in terms of Kp and equilibrium pressure P. Derive an expression for x in terms of Kp and equilibrium pressure P. देखिए, है ना, अब इसकी भी आपको तो एक्सप्रेशन डिराइव करना पड़ेगा, बट यू कैन थिंक कि ये सेम रिएक्शन है। 2AB गिव्स, है ना, 2AB2 गिव्स 2AB प्लस B2, मतलब 2:2:1। बट ये मैं एक्सप्रेशन इसलिए याद रखने के लिए बोल रहा हूँ कि ये एक आधे क्वेश्चन है और कभी भी वो चेंज कर सकता है, मोस्ट कॉमन वो थे। तो अब अभी तो मेरे सामने लिखा पड़ा है सेम, तो मैं डायरेक्ट यूज कर लूँ, बट इतना जरूर याद रखना कि उसने कंफ्यूज करने के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा ना बोल के एक्स बोला है, तो आप वहां पर एक्स लिख लो। तो क्या एक्सप्रेशन बना आपका, x³/2 इंटू पी ऊपर और नीचे क्या 1 - x का होल स्क्वायर इंटू 1 + x/2। अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, 5 लाइनें भी नहीं लगती हैं, क्योंकि ज़्यादा 2 लाइनों में आप एक्सप्रेशन डिराइव कर लोगे, ठीक है ना। अभी मैंने डायरेक्ट लिख दिया है और 2 मिनट का क्वेश्चन ये हो गया। अब उसने बोल ही दिया है कि x स्मॉल कंपेयर टू किसके, यूनिटी, तो x 1 से क्या हो गया, छोटा। अगर x 1 से छोटा हो गया तो मैं 1 - x को भी 1 लिखूंगा, है ना। सब्जेक्टिव था तो मेंशन करते हुए लिखूंगा कि सिंस x इज स्मॉल कंपेयर टू यूनिटी, तो 1 - x भी 1 हो गया, 1 + x भी 1 होगा, तो 1 + x/2 भी 1 ही होगा। तो अब क्या बचा केवल आपके पास, Kp = x³ p/2, और उसने आपसे पूछा था किसका एक्सप्रेशन, x का, तो क्या हो गया हमारा आंसर, √2 Kp/p। ये 5 नंबर क्वेश्चन है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा आपका 99% चांस है उन 3 रिएक्शंस के ऊपर, कभी अल्फा अननोन कर देगा, कभी पी अननोन करेगा, कभी केपी अननोन करेगा, ठीक है ना। और अच्छे क्वेश्चन बनाने हो तो थोड़ा सा चेंज करके ये अच्छे क्वेश्चन भी हमारे बन सकते हैं, कर लेंगे सब, है ना। तो अब शीट में खूब सारे क्वेश्चन है, अभी मैंने 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करवा दिए हैं आपको, है ना। अब नेक्स्ट लिखो हमारा एवरेज मोलर मास। देखो हमने मोल 1 में एवरेज मोलर मास पढ़ा था, आपको याद हो तो, किसके लिए डिफाइंड होता है एवरेज मोलर मास, मिक्सचर ऑफ गैस। और यहाँ पर आप देख ही रहो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, इक्विलिब्रियम पर ये तीनों गैस हैं, वहाँ पर वो तीनों गैस है ना। तो यहाँ पर अब एवरेज मोलर मास ऑब्लिक, है ना, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी BD, है ना, एंड ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मोल 1 में आपने एवरेज मोलर मास पढ़ा था, अब यहाँ पर ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी भी बोल सकता है, फर्क कुछ नहीं है। अगर मुझे मोलर मास पता है तो वेपर डेंसिटी का क्या फॉर्मूला था, मोलर मास/2। अरे मेरी बात समझ, बस 2 से डिवाइड करते ही आपको वेपर डेंसिटी पता पड़ जाएगी, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है ना। तो मान लीजिए मेरा कोई A सब्सटेंस है जो टूट रहा है ना, B + C + D प्लस इस तरह से अप टू N प्रोडक्ट्स में, ठीक है। कितने प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, N प्रोडक्ट्स।
ठीक, शुरुआत में तो इसके ए मोल थे, इन सब के कितने होंगे 0। अब अगली स्टेप में क्या होगा, चूंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहा हूँ तो सेकंड स्टेप विल बी ए माइनस ए अल्फा, तो ये सब 1 1 1 है तो अल्फा 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 अप टू आखिरी कितनी बार अल्फा आएगा, n बार। ठीक है, अब आपको अगर एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला याद हो, क्या फॉर्मूला था एवरेज मोलर मास का, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, है ना। मोल 1 में हमने काफी बार करा था, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मुझे एवरेज मोलर मास निकालना हो तो मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो टोटल मास और एक टोटल मोल्स। ठीक है, मान लीजिए मुझे सबका BCD आगे का किसी का भी मास नहीं पता है, मोलर मास। अब मास कैसे निकालूंगा, मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है ना, ये सब क्या है, इनके मोल्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे आप किनसे, इनके मॉलिक्यूलर मास। बट मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए मुझे BCD इनमें से किसी का भी मॉलिक्यूलर मास पता नहीं है, मुझे केवल किसका मॉलिक्यूलर मास पता है, A का, कि A का मोलर मास जो है वो कैपिटल M है। तो क्या मैं तब भी टोटल मास निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। क्यों, टोटल मास कंजर्व रहेगा, ये भी मोल 1 में बताया गया था आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मास निकालने के लिए आपको केवल रिएक्टेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मोल्स के लिए आपको सबकी जानकारी होनी चाहिए। तो मोल्स तो मुझे भले पता है, ठीक है ना। तो टोटल मास की जगह कितना रख दूंगा, मोलर मास का मतलब कितने मोल का मास, 1 मोल का। मैंने कितने मोल्स लिए हैं, A, तो अगर 1 मोल का मास कैपिटल M है तो A मोल्स का मास कितना होगा, A इंटू कैपिटल M। ठीक है, तो ऊपर तो टोटल मास में A इंटू कैपिटल M हो गया। अब नीचे क्या रखना है मुझे, टोटल मोल्स। ठीक है, तो टोटल मोल्स कितने हो गए, A के कितने मोल्स हैं, A माइनस A अल्फा। ठीक है, B के कितने मोल्स हैं, अल्फा, जोड़ते जाओ, प्लस अल्फा कितनी बार आएगा, n टाइम्स। तो दैट मीन A माइनस A अल्फा तो हो गया, और इधर से ये अल्फा 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 n टाइम्स आएगा तो कितना हो गया, n A अल्फा, है ना, A लिखना भूल गया हम। ठीक है, तो अब अगर मैं कॉमन ले लूं, एक तो A कॉमन ले लूं, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। अब इन दोनों में से भी क्या कॉमन निकल रहा है मेरा, अल्फा। डेरिवेशन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ना समझ में आए तो फाइनली फॉर्मूला आपको याद रखना। तो A इंटू 1 प्लस क्या हो गया मेरा, n माइनस 1 इंटू अल्फा। अब ये टोटल मोल्स है, इसको मैं यहाँ रख दूँ, A इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। तो A और A क्या हो गया आपका, कैंसिल, मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है ना, तो मुझे केवल अब आप देख सकते हो कि हमने मोल 1 में मोलर एवरेज मोलर मास अलग तरीके से निकाला था, बट यहाँ पर एवरेज मोलर मास जिसे वो M ऑब्जर्व भी बोल सकता है, तो विल बी इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ किसका, रिएक्टेंट, अपॉन नीचे क्या, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, तो इससे आपको M ऑब्जर्व निकल जाएगा। यहाँ पर आपके लिए M रिएक्टेंट तो आपको पता ही रहेगा, ठीक है ना। N का मतलब भी आपको पता रहेगा। M रिएक्टेंट कैसे पता रहेगा भैया, आप रिएक्टेंट के मोलर मास को खुद क्या कर सकते हो, कैलकुलेट। जो भी रिएक्टेंट देगा, मान लो अमोनिया दिया तो मैं खुद कैलकुलेट कर ही सकता हूँ। तो M इज मोलर मास ऑफ किसका, रिएक्टेंट। और N क्या है, N है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, प्रोडक्ट। बट कौन से, जो रिएक्टेंट के कितने मोल की वजह से मिल रहे हैं, 1 मोल की वजह से। ये ध्यान रखना है, कोफिशिएंट चेंज करोगे तो उससे अलग होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना, तो ये दोनों ही आपको नोन रहेंगे, है ना। बी केयरफुल, मैं नोन बोल रहा हूँ, गिवन नहीं। गिवन मतलब सवाल में दिया रहना, है ना, दिया नहीं रहेगा। आपको सवाल में रिएक्टेंट का नाम दे दिया, जैसे अमोनिया, तो अमोनिया का मोलर मास आपको खुद निकालना है, 14 प्लस 3 कितना, 17। और N कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 4, 1 ये और 3 ये, 4
बट मेरी डेफिनेशन में था जो कितने मोल से मिले 1 मोल, ये 4 कितने मोल से मिल रहे हैं 2 से, तो 1 से कितना मिलेगा 2 से डिवाइड कर दो, तो 4/2 मतलब 2, तो कितना हो गया आपका n की वैल्यू 2। तो इस तरह से हमेशा आपको n और m रिएक्टेंट सवाल में क्या होगा पता रहेगा। अगर उसने अल्फा दे दिया तो m ऑब्जर्व पूछेगा, और अगर m ऑब्जर्व दे दिया तो अल्फा पूछेगा, है ना। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे अकाउंट में लें वो भी देख लो पहले, है ना। तो आपको जो सवाल मिलेंगे शीट में उसमें कैपिटल D और स्मॉल d वर्ड यूज करा हुआ मिलेगा, है ना। वेपर डेंसिटी है, डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं D से, बट चूंकि 2 तरह की है इसलिए कैपिटल D और स्मॉल d। कैपिटल D का मतलब है वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन से पहले की वेपर डेंसिटी। अब डिसोसिएशन से पहले क्या था मेरे पास, केवल रिएक्टेंट, तो कैपिटल D एक तरह से डिसोसिएशन से पहले मतलब रिएक्टेंट था, तो दैट मीन ये रिएक्टेंट की वेपर डेंसिटी है। और रिएक्टेंट की वेपर डेंसिटी कैसे निकालूंगा, इट विल बी सिंपली मोलेकुलर मास ऑफ रिएक्टेंट बाय 2, है ना। इसी फॉर्मूले में बस D के टर्म्स ले आऊंगा मैं इस फॉर्मूले को। स्मॉल d का मतलब हो जाएगा उस फॉर्मूले में वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन, और आफ्टर डिसोसिएशन क्या क्या है आपके पास, रिएक्टेंट भी होगा प्लस प्रोडक्ट भी होगा, ठीक है ना। तो अब आप कौन सा वाला मोलेकुलर मास लोगे, ऑब्जर्व्ड वाला, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों शामिल है, तो इट विल बी इक्वल्स टू m ऑब्जर्व्ड बाय 2, ठीक है। तो फ्रॉम हियर मैं m रिएक्टेंट की जगह क्या लिख सकता हूँ 2 कैपिटल D, और m ऑब्जर्व्ड की जगह क्या लिख सकता हूँ 2 स्मॉल d, और इसी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 2 कैपिटल D विल बी इक्वल्स टू 2 स्मॉल d विल बी इक्वल्स टू क्या 2 कैपिटल D इंटू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, 2 कैंसल, तो आप चाहो तो, है ना, D बराबर क्या फॉर्मूला बन गया आपका कैपिटल D इंटू 1 माइनस n इंटू अल्फा, और अगर आप चाहो तो अल्फा का फॉर्मूला लिखना चाहो, है ना, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तब ये फॉर्मूला आपका d माइनस डी अपॉन n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से फाइनली वी आर कंसर्निंग ओनली विथ, आपसे डेरिवेशन तो पूछ नहीं सकता जेई में, आपको ये 3 फॉर्मूले जो मैंने बॉक्स में बंद करे, बट मेरा काम था डेरिवेशन के साथ समझाना, तो इस तरह से।